नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए साइंस एंड जीएस के 55 एमसीक्यूज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। असल में क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा ओल्ड करंट अफेयर थी, 2019 का उन्होंने सवाल पूछा था, तो इसलिए मैंने वो स्किप किया है। अर्थात हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत जो है कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी इस वीडियो को जो है पूरा ही देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा। और फिर मैं तो जो हूँ एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आय शब्द मतलब कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। तो लोकतांत्रिक का ऐसा अर्थ है जो ऊपर बताया गया है, या समाजवादी शब्द का ये अर्थ है, या फिर गणराज्य शब्द का ये अर्थ है, या फिर प्रभुत्व संपन्न शब्द का ये अर्थ है। सो फ्रेंड्स, का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणराज्य। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा गणराज्य शब्द को। इसका मतलब होता है कि जो हमारे देश का प्रमुख होता है, अर्थात जो प्रथम नागरिक होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है। भाई, राष्ट्रपति का हमारे देश में चुनाव होता है कि नहीं होता है? तो हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? चुन के आता है ना, वो जो है चुना जाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन चुना जाता है। तो गणराज्य का मतलब यही है कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, वो चुनाव के जरिए से अपने पद को प्राप्त करेगा। ठीक है, वही इंग्लैंड में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में जो राजा है वही जो है राष्ट्र का उसका प्रमुख होता है, बल्कि हमारे यहाँ चुनाव होता है। ठीक है ना। वही समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है? सो फ्रेंड्स, समाजवादी या समाजवाद शब्द का अर्थ है समानता से लिया जाता है। ठीक है ना। वही प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत जो है अपने में सुपर पावर है, वो अपने डिसीजन खुद लेगा, वो किसी का डोमिनियन नहीं है। ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ी सी व्याख्या और देखते हैं। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। ये प्रस्तावना में ये वर्ड जो है आए हुए हैं और इनका देखो अर्थ इसने आपके क्वेश्चन में पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है। यह संविधान के किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो संविधान की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। यह संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करती है। अब उद्देश्य इसके क्या है? तो भाई उद्देश्य यही तो है, ये उसके उद्देश्य हैं, जिसमें न्याय, किसके बारे में बात कही गई है? न्याय। और न्याय कैसे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन से? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। एंड फ्रेंड, 2 प्रकार की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा। तो 2 प्रकार की वहां पे समानता की बात कही गई है और भाईचारे की भी बात कही गई है। ठीक है ना। और जो प्रस्तावना है वो क्या बताती है? वो अधिकारों का स्रोत भी है प्रस्तावना। यह बताती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा दिया गया है, जो संविधान को अधिकार का स्रोत बनाता है। संविधान का सार भी प्रस्तावना को ही कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। ऊपर वो बताती है कि हमारे देश की जो सरकार होगी वो क्या करेगी, उसके दायित्वों को वो बताती है, जिससे यह संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को बाद में संविधान का हिस्सा माना, लेकिन पहले नहीं माना था। लेकिन वर्तमान में प्रस्तावना जो है वो एक संविधान का भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है। प्रस्तावना को इस संविधान की कुंजी भी फ्रेंड्स कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा भी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है, जो संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से? प्रस्तावना संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूल मूल्यों को रेखांकित करती है। अखंडता और एकता को बनाए रखने पर भी जोर देती है। प्रस्तावना देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर देती है। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हाँ जो भी टॉपिक आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करने की। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक विमर्शी, उनका प्रकाशन और प्रचार बांग्लादेश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान है। देखो मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं, कह रहा है कि भाई अंग्रेजी को भी मिला दो और आप एक भाषा और होती है राजस्थानी, उससे भी मिला दो, तो 24 भाषाओं में जो है साहित्य के क्षेत्र में ऐसे कौन सा इनमें से संगठन है, संस्था है जो कि पुरस्कार वगैरह देती है। कह रहा है हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्या इसके नाम से आपने कोई अकादमी सुनी है आज तक? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, बिल्कुल आपने इग्नू का नाम सुना होगा, लेकिन इग्नू फ्रेंड्स ऐसा नहीं करता, वो 24 भाषाओं के लिए नहीं है। साहित्य अकादमी अंग्रेजी और विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय, तो ये भी आपका गलत फ्रेंड्स, ये भी गलत आपका, ये भी गलत। आपने सुना होगा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो फ्रेंड्स 24 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, इसमें से 22 भाषाओं का वर्णन जो है हमारे जो संविधान में है, तो 22 उनके लिए, प्लस एक फ्रेंड्स जो इंग्लिश है उसमें भी ये पुरस्कार दिया जाता है, और एक आपकी जो राजस्थानी है तो उसके लिए भी दिया जाता है। तो टोटल में कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा हर साल, ये भी पूछा जाता है, द्विवार्षिक है, मतलब एक वर्ष के गैप में दिया जाता है, तो ये जो है हाँ बिल्कुल हर साल दिया जाता है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 से इसकी शुरुआत हुई। पुरस्कार में एक ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है, एक तांबे का जो पत्र होता है वो दिया जाता है, प्लस 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, या 22 प्लस 2, अभी जो मैं बता चुका हूं 22 कौन से जो संवैधानिक जिनका वर्णन संविधान में है, प्लस 2 अन्य भाषाएं हैं जो इंग्लिश और राजस्थानी है, तो टोटल में 24 हो गई हैं। कौन कौन सी? हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, डोंगरी, मैथिली, नेपाली, संथाली, सिंधी, बोडो, मणिपुरी, राजस्थानी और भोजपुरी है। ठीक है ना? क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना, ताकि और भी बच्चे जो है वीडियो को देख सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। मैंने जो भी जीएस का वीडियो बनाया होगा मैंने बताया आप लोगों को कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बढ़िया से कवर कर लीजिए। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, संघीय शासन या एक स्तरीय, तो सो फ्रेंड्स इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विस्तरीय। वैसे तो हमारे संविधान में जो है ये जो संशोधन किया गया फ्रेंड्स उसमें त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई, मतलब जो क्या होगा, जो आपका त्रिस्तरीय पंचायत होती है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे एक जो है छूट भी दी गई कि जो राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या है ही नहीं फ्रेंड्स, बहुत कम है, 20 लाख से भी कम है, तो वहां पे बताएगा कि भाई त्रिस्तरीय आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी जनसंख्या बहुत कम है, आप द्विस्तरीय भी रख सकते हो। आइए व्याख्या देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड्स ईयर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। संविधान में कौन कौन से बदलाव हुए? इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग, कौन सा भाग जोड़ा? सो फ्रेंड्स भाग 9 जोड़ा, ध्यान रखोगे। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें पंचायतों के कार्यों के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया। इसमें वर्णन किया गया कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसको छूट दी गई। क्या छूट दी गई? उन्हें मध्यवर्ती स्तर और पंचायती बनाने की बाध्यता नहीं है। वैसे 3 स्तर होते हैं, एक बिल्कुल लो स्तर होता है जो बिल्कुल ग्रामीण लेवल पे होता है जैसे ग्राम सभा वगैरह हो गई, फिर एक मध्य जो ब्लॉक होता है उसके लेवल पे होता है, फिर एक फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इसने कहा कि भाई मध्यवर्ती लेवल पे आप मत करिए क्योंकि आपकी जनसंख्या इतनी है ही नहीं, तो 2 स्तरीय कहां ग्राम और जिला स्तर रख सकते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा या रेखाखंड या फिर किरण।
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रेखाखंड कहते हैं। भाई दो बिंदु आप रखो, कोई एक ये मैंने रखा बिंदु, एक ये रखा और इसको मिला दिया तो इसको रेखाखंड ही तो बोलते हैं, है ना। तो ये रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? जब कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये, तो इसको क्या बोल देंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बोल देंगे, है ना। रेखाखंड तो बता ही चुके हैं। और समानांतर रेखा कौन सी होती है? तो ये समानांतर रेखा, जैसे रेल की पटरी आप ध्यान रख सकते हो, इनके बीच की दूरी क्या होगी? समान होती है, तो उसी को हम समानांतर रेखा बोल देते हैं। जैसे रेल की पटरी, ये जो है आपस में समानांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? सभी हम जानते हैं रास बिहारी बोस ने ऐसा किया था, या फ्रेंड्स खुदीराम बोस ने ऐसा किया था, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा किया था, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया था। तो हम सभी इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इनका आंसर आएगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप। इन्होंने 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में एचआर कहते हैं, उससे सबसे पहले ये जुड़ गए थे। फिर इन्होंने खुद 1928 में दिल्ली में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा फास्ट कराने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? कार्बन श्रृंखला की लंबाई, या इसका आणविक द्रव्यमान, या इसके रासायनिक गुण, या कार्बन श्रृंखला की प्रकृति? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके रासायनिक गुणों को यह निर्धारित करती है। व्याख्या देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों को कार्बन के यौगिकों के रूप में जाना जाता है। इनमें कार्बन परमाणु अन्य तत्वों के साथ संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, या जुड़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों की विद्युत चालकता कम होती है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। ये फैक्ट्स जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 भी होना चाहिए भाई। ऑक्सीजन है, ये नियॉन है, और के से क्या होना चाहिए भाई? ये सिलिकॉन है, के से शायद पता नहीं, हाँ पोटेशियम, ये के से आई थिंक क्या होना चाहिए? पोटेशियम होना चाहिए। सो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। आइए व्याख्या देखते हैं। सिलिकॉन प्रतीक SI एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे ज्यादा तो जो पृथ्वी या जो भू पर पलटी है वहां पे ऑक्सीजन ही आपकी पाई जाती है, लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो सिलिकॉन है जो दूसरे नंबर पे पाई जाती है। इसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चिप्स हो, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 14 है। किसका? सिलिकॉन का। ऑक्सीजन जो कि 16 वर्ग में स्थित है, मतलब वर्ग 16वें में स्थित है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, या आवर्त सारणी में चौकोजेन समूह का सदस्य है। मतलब इस जो 16वें वर्ग में जो भी और तत्व हैं, ठीक है ना, तो इस पूरी फैमिली को क्या कहते हैं? चौकोजेन फैमिली कहते हैं। यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु है और एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है जो अधिकांश तत्वों के साथ अन्य यौगिक के साथ आसानी से ऑक्साइड बनाता है। नियोन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ne है और इसका परमाणु क्रमांक 10 है, जो आवर्त सारणी के समूह 18 और 18 समूह में क्या है? अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, विविध गैस है, इस तरीके से में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट और भी नेशनल पार्क हैं, उन्हें भी देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं, हिंदी में उन्हें राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% हिस्सा कवर करते हैं। सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम हैली है, तो ध्यान रखोगे। असम के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो असम में काजीरंगा है, मानस है, राजीव गांधी है, ओरांग है। वहीं एमपी में संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क और सबसे ज्यादा वन, ठीक है ना, और आपके सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना, ठीक है ना, तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर का या यूरेनोमीटर का, स्फिग्मोमैनोमीटर का या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। हम सभी ने जो है ब्लड प्रेशर अपना अपना या किसी और का जो है नापते हुए देखा होगा, तो उसी को बोलते हैं रक्तचाप मापने वाली मशीन, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति डैश, पहले बढ़ती है फिर घटती है या फिर फ्रेंड्स नियत रहती है? नियत का मतलब न बढ़ती है न घटती है, फिर उसके बाद में बढ़ती है, फिर ऑप्शन डी है घटती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ती है, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इस वृद्धि के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम मजबूती से बने होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ाते हैं, तो ध्यान रखोगे। अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो चाहे आपका परमाणु क्रमांक हो, चाहे परमाणु संख्या हो, चाहे परमाणु द्रव्यमान हो, वो सभी के सभी बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे। फिर क्वेश्चन 12, जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है? विनेगर, पीओपी, धाबन सोडा या फिर साधारण नमक? तो इसका राइट जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जो धाबन सोडा होता है उसका यूज करके हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कठोर जल क्या होता है। कठोर जल वह होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कहने का मतलब जो लवणीय ज्यादा होता है ना, आदि लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो जो समुद्र का पानी होता है ज्यादा लवणीय होता है ना, जिससे साबुन से झाग कम बनता है। मतलब जो कठोर जल होगा तो उससे जो है अगर साबुन के साथ में आप उसका यूज करोगे तो उसमें झाग जो है नहीं बनती है। पानी में खनिज जमा हो जाते हैं, इसे दूर करने के लिए पानी को उबालना है ना। रासायनिक उपचार में क्या क्या है, जैसे धोने का सोडा जो होता है जिसे धाबन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, या आयन विनिमय ये करते हैं, या पानी को नरम करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। धाबन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं या इसे सोडा ऐश के भी नाम से जानते हैं। एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, जो सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। यह एक सामान्य नमक है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने और पानी की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13, यौवनावस्था के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? रीजन कह रहा है कि बताइए भाई, जो है जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, जब हम और बड़े होते हैं तो आवाज में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। लेकिन कह रहा है कि जब हम और ज्यादा काफी ओल्ड हो जाते हैं तो फिर हमारी आवाज में और भी चेंजमेंट आते हैं। कह रहा है क्यों? पेशी विकास के कारण। तो भाई जो पेशी विकास होगा शरीर से मजबूत हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन आवाज में क्या फर्क पड़ेगा? फेफड़ों के विकास के कारण। भाई अगर पेट की बात होती, आमाशय की बात होती, तब तो हम मान सकते थे। सिगरेट पान के कारण ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो आपको
अनुभव हुआ होता, क्योंकि आपके पड़ोस में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेंड्स सिगरेट जो है पीते होंगे। स्वर यंत्र, बिल्कुल, लैरिक्स के विकास के कारण, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वर यंत्र यानी लैरिक्स के विकास के कारण, क्योंकि उसमें चेंजमेंट आएगा तभी हमारी जो आवाज है उसमें चेंजमेंट आएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे आयाम, कह रहा है कि ध्वनि के गुण, जैसे मान लो प्रबलता, या ध्वनि मोटी हो रही है या पतली हो रही है या बहुत धीमे हो रही है ना। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य जैसे कारकों से निर्धारित होती है। आयाम देखते हैं, आयाम किसे कहते हैं? या ध्वनि तरंग की ऊंचाई, या ध्वनि तरंग की ऊंचाई या तीव्रता को दर्शाता है, जो ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है अगर किसी का आयाम ज्यादा है तो उसकी ध्वनि कैसी आपकी होगी? ज्यादा प्रबल होगी, ज्यादा मोटी होगी। फिर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यह प्रति सेकंड ध्वनि तरंगों की संख्या को दर्शाता है। तो मतलब जब हम बोलते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो एक सेकंड में कितनी तरंगे उत्पन्न हुई हैं तो उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, जो ध्वनि की ऊंचाई को प्रभावित करता है। मतलब जो पिच होती है, हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें पिच का ऑप्शन आता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? यह दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी को दर्शाता है, जो ध्वनि की आवृत्ति से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ या उपयोगिता को क्या कहा जाता है? अगर सही से आप समझ जाओगे तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। क्या कह रहा है भाई, फिर से समझाते हैं। किसी वस्तु या सेवा के एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ या उपयोगिता को क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता या उपभोक्ता मांग या फिर संतुलन। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता इसका आंसर होगा, क्योंकि सीमांत मतलब क्या होता है? आपने क्या सीमांत गांव का नाम सुना है? सीमांत का मतलब होता है सबसे पास वाला, जो सबसे समीप होता है। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये 4 सेब हैं, 1 2 3 4, है ना, और 3 सेब आपने खा लिए, है ना, लेकिन बाद में आपका मन हुआ कि चलो भाई 1 सेब और खा लेते हैं। आप 4 सेब लाए थे, 3 आप खा चुके हो, आपको अच्छे लगे, लेकिन आपने सोचा कि 1 सेब हम थोड़ी देर के बाद में खाएंगे, लेकिन मन आपका हो गया तो आपने 1 सेब जो है ये और खा लिया। तो कह रहा है कि इससे जो लास्ट वाले सेब से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो संतुष्टि मिली, जो यूटिलाइजेशन आपको मिला, कह रहा है कि इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, या इसी को सीमांत संतुष्टि बोलते हैं, कि आखिरी वाली इकाई से आपको कितनी संतुष्टि मिली है, उसी को फ्रेंड्स हम सीमांत उपयोगिता या सीमांत संतुष्टि बोलते हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या लाभ सीमांत उपयोगिता, मतलब उपयोगिता किसे कहते हैं या फिर संतुष्टि किसे कहते हैं? तो कह रहा है किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाले संतुष्टि या लाभ को ही फ्रेंड्स हम उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता, जो कि मैं अभी ऊपर समझा चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, है ना। तो अभी बता चुका हूं, वही चीज है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर मैं समझा देता हूं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उसको मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा था, बहुत ज्यादा ही भूखा था, और उसके सामने किसी ने 5 रोटियां ला दी, ठीक है ना, 6 हो गई, चलो भाई 6 का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो वो उसने पहली रोटी खाई, अगर वो बहुत फ्रेंड्स भूखा था तो रियल में आप बात मानिए पहली रोटी से उसे सबसे ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है ना। फिर इससे सेकंड वाली रोटी से इसकी अपेक्षाकृत कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इससे और कम मिलेगा, और इससे और ज्यादा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि
उस वस्तु के उपभोग से उसको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारे साथ में भी तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हम कहीं दावत खाने चले गए, बढ़िया चीज बनी तो खाते चले गए, फिर मुझे लगेगा भाई अब हम एक भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम खाए तो फिर पलटी हो सकती है या फिर और चीज हो सकती है, हमें नुकसान दे सकती है, मतलब हमारी इच्छा भर जाती है, ठीक है ना। तो यही चीज कह रहा है कि जब हम अगली इकाई खाएंगे, उसका उपभोग करेंगे, तो पीछे वाली इकाई की तुलना में इससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो यूटिलाइजेशन मिलेगा वो कम होगा। तो ये हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो यही बात वो जो है कह रहा है। हालांकि इसके अपवाद भी फ्रेंड्स होते हैं। कैसे? जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है और वो जो है पैग बना रहा है, क्या बना रहा है? पैग बना रहा है। आपने भी गांव में सुना होगा, मान लो भाई ये गिलास है ना, ये गिलास है, मान लो कोई दो व्यक्ति हैं ये, ठीक है ना, कोई ये दो व्यक्ति हैं और ये जो है वही अपनी वाइन पी रहे हैं। इन्होंने पहला पैग लगाया, एक इसने और एक इसने, तो एक पैग से इन्हें मजा नहीं आया। अक्सर दारू पीने वाले लोग कहते हैं कि भाई अभी मजा नहीं आया, अभी थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। तो जब सेकंड ये वाला पैग लगाएंगे तो इनमें इनसे अपेक्षाकृत ज्यादा ही इंजॉय आएगा, ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहां पर जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वो फेल हो जाता है, मतलब ये चीज उसकी क्या है? अपवाद है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी अपवाद भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? क्या आप इस वर्ड को समझते हो? वन्यजीव संरक्षण, इसका मतलब है जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको संरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करना, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में वृक्षों का उपयोग करना। भाई इससे तो सबसे ज्यादा ही हानि होगी। अगर हम वृक्ष ही काट लेंगे तो क्या वन रह पाएंगे? क्या उस वन में जो जीव जंतु रह रहे थे क्या वो रह सकते हैं? वो रह ही नहीं सकते फ्रेंड्स, उनके आवास का विनाश हो जाएगा। वो क्या कह रहा है? जबकि कह रहा है सबसे कम हानि होना चाहिए, यहां पे तो सबसे ज्यादा ही हो रही है। वन क्षेत्रों में सड़कों और बांधों का निर्माण, आपने देखा होगा जब वन होते हैं, अगर वहां पे बांध बनते हैं और बांध बहुत लंबे चौड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे भी पेड़ पौधों को काटा जाता है, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको नुकसान होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह या वनों को वृक्षावरण में बदलना, है ना। अब भाई एक चीज बताओ, वन है और उसमें वृक्ष लगे हुए हैं, फिर तुम उन्हें काटो फिर वृक्ष लगाओ, तो ये भी तो पहले नुकसान करना हो गया। तो तीन ऑप्शन गलत हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर तीन गलत हैं तो जो भी ऑप्शन बचेगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भाई आप लकड़ी को छोड़ दीजिए। भाई काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी को छोड़ दीजिए। इसके अलावा में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जंगल को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे सूखी पत्तियां हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, है ना, और भी छाल वगैरह हो गई, तो वो आप उसका उस उत्पाद का आप संग्रह स्टॉक कर सकते हो। उससे जो है कोई भी वन्यजीव जो है उसको कोई भी विशेष हानि नहीं होगी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या कह रहा है, तो क्या और जल बनेगा, मतलब और जल के साथ में और क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनता है फ्रेंड्स, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, या फिर सोडियम एसिटिक बनता है, या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम एसिटेट बनता है। व्याख्या देखते हैं। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र ये रहा है, एक कार्बनिक अम्ल है, इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह सिरके का मुख्य घटक है क्योंकि सिरका में ही एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जब एसिटिक अम्ल ब्रैकेट में सूत्र लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में सूत्र लिखा है के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसिटेट और पानी बनाता है। तो दो चीजों को ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार में किया जाता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? जामुन,
तुलसी या कचनार या फिर सर्पगंधा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर्पगंधा। नाम आपने हो सकता है सुना हो। अगला क्वेश्चन है बोमेन या बूमैन संपूर्ण मानव शरीर में कहां स्थित होता है? अमाशय में मतलब पेट में, फेफड़े में, या फिर लीवर में, या फिर किडनी में यानी वक्र में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वक्र में ये स्थित होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। बोमेन संपुट या फिर बोमेन्स कैप्सूल वक्र की एक संरचना है जो नेफ्रॉन के शुरुआती हिस्से में स्थित होती है, जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने में मदद करता है। यह एक कप के आकार का थैला है जो कोशिका गुच्छ को घेरता है। अगला क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? 50s और 30s या फिर 60s और 40s, 50s या फिर 40s, 60s या फिर 30s। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक, न्यूक्लियस और अन्य झिल्ली बद्ध कोशिकांग ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इनमें डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है और ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं। तो आपको ये दो उदाहरण आपको ध्यान रखना, आर्किया और बैक्टीरिया। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार फ्रेंड्स पूछा गया कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित होता है ना? मानव द्वारा निर्मित का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कृत्रिम। जो मानव बनाता है उसको हम कृत्रिम बोल देते हैं। जैसे सड़क हो गया, भाई मानव ने बनाई है, हमें प्रकृति ने वो नहीं दी है। तो कह रहा है वन, भाई वन की परिभाषा ही होती है कि मानव के बिना इंटरफेयर, बिना लगाए हुए जो पेड़ पौधे वृक्ष उगते हैं उन्हीं को तो वन बोलते हैं। तालाब, झील या फिर फसली खेत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि मान लिया जैसे तालाब जो है, तालाब प्रकृति की भी देन होती है, कभी कभी मानव खुद बना लेता है ना। लेकिन हाँ 100% ऐसा नहीं है कि 100% मानव ही बनाता हो या 100% प्रकृति ही बनाती हो। झील भी अधिकतर आपको जो है प्राकृतिक मिलेंगी, लेकिन एक आध झील फ्रेंड्स ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमन भी जो है बनाता है, ठीक है ना। जैसे आपने भाखड़ा नागल बांध सुना होगा, उसके पास में जो गोविंद सागर झील है तो वो मानव द्वारा निर्मित है। और फसली खेत, बिल्कुल जो फसली खेत फ्रेंड्स होते हैं ये 100 में 100%, ये 100 में 100% मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं, क्योंकि जो खेत में फसल बोई जाती है तो वो मानव द्वारा ही बोई जाती है। तो ये इसका मतलब एप्रोप्रिएट आंसर होगा। हालांकि अगर आप ये कहोगे कि तालाब, हाँ तो तालाब भी हो सकता था इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे फसली खेत ना ऑप्शन में दिया होता तब। अगर ये दिया है तो सबसे सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए है वाहिनिका, ऑप्शन बी है वाहिका, वाहिनिका और वाहिका, ऑप्शन बी है वाहिनिका और जाइलम मृदुतक, ऑप्शन सी है वाहिनिका और जाइलम तंतु, ऑप्शन डी है वाहिका और जाइलम मृदुतक। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए वाहिनिका और वाहिका। आइए व्याख्या देखते हैं, सारा सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं एक बार हम। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के अन्य भागों तक ले जाया जाता है। क्योंकि भाई हम कुछ भी बोते हैं ना, तो वो तो हम जमीन में बोते हैं, तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भी लवण या जो भी पोषक तत्व होते हैं तो वो जाइलम ही ले जाता है, जैसे तना हो गया, पत्ती तक, है ना, सारा का सारा काम वही करता है। फिर जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक को ट्रेकिडस बोलते हैं, ये लंबी
पतली मृत कोशिकाएं हैं जो पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करती हैं। सेकेंड है वाहिकाएं, जिन्हें वेसल्स बोलते हैं। ये लंबी बेलनाकार मृत कोशिकाएं हैं जो पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करती हैं। फिर है थर्ड वाली, कौन सी है? तो थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये ऊपर की दोनों मृत थी लेकिन ये जीवित हैं, जो जाइलम में स्टार्च और वसा का भंडार करती हैं। फिर नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। ये मृत कोशिकाएं हैं जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां पे फ्रेंड्स देखो, ये भी मृत है ना, अभी हमने पढ़ा, ये भी मृत है आपकी, ये भी मृत है, ये भी मृत है। तो ऐसे जो अपवाद हो, अधिकतर तो मृत है लेकिन एक जीवित है, तो इस पर भी फोकस कर लेना, जीवित वाली पे, क्योंकि अपवाद हमारे एग्जाम में फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हो ऐसे पॉइंट आते हैं जीएस में, तो आप उन्हें या तो फ्रेंड्स जो है अंडरलाइन कर लें या फिर हाईलाइट कर लें, क्योंकि जैसे ही वो आपके दिमाग के सामने आए, मतलब आपके आंख के सामने आए, तो आपको पता चलना चाहिए हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1969 में कि 1970 में या 1972 में या फिर 1950 में? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में। फ्रेंड्स, पहली बार भारत में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और उस समय जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इससे पहले जो भी बैंकें थी फ्रेंड्स, इवन आरबीआई भी, वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर की। आइए व्याख्या देखते हैं तो काफी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी आपकी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ, हालांकि 3 चरण में हो चुका है लेकिन मैंने दो ही चरण लिए यहाँ पे। पहला चरण 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जिनकी जमा पूंजी कितनी थी? तो 50 CR से प्लस, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा जिनके पास पूंजी थी, तो इंदिरा गांधी ने उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी जमा कितनी थी? 200 करोड़ से अधिक थी, तो उनका किया गया। भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 इंपॉर्टेंट है को हुआ, जबकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कुछ नहीं होता है, जैसे बैंकें प्राइवेट सेक्टर की होती हैं और गवर्नमेंट भी अगर उसमें 50% से अधिक हिस्सा, ठीक है ना, अधिक हिस्सा या अधिक शेयर ले लेती है, तो जो है उसको हम राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। मतलब अपनी अगर गांव की भाषा में समझने लायक बोले तो कह देते हैं भाई सरकार की बैंक है। अगर 50% से कम किसी का हिस्सा है तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक ही कहते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? स्थानांग सूत्र, सूत्र का क्रातांग सूत्र, या फिर अंतःकृदासांग सूत्र, या फिर समवायांग सूत्र? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्र क्रातांग सूत्र। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जैन धर्म में आगम से तात्पर्य मतलब अर्थ क्या है? जैन धर्म के मूल ग्रंथों से है, मतलब जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ है उन्हें ही दूसरी भाषा में आगम कहा गया, जो तीर्थंकरों के उपदेशों का संकलन है। इनमें जिनमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेश भी शामिल हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, इनके जो प्रतीक भी पूछे जाते हैं, तो इनका प्रतीक क्या है? सांड या फिर बैल है। इनके 2 नाम है, ध्यान रखना, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। तो इनका प्रतीक क्या है? सांड या बैल, क्योंकि फ्रेंड्स ऋषभ मीन्स क्या होता है? सांड या बैल ही होता है। अजीतनाथ इनका प्रतीक क्या है? तो हाथी है, क्योंकि हाथी बहुत बलशाली होता है, उससे कोई जीत ही नहीं सकता। संभवनाथ घोड़ा, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, अहरनाथ की मछली है। फिर मल्लिनाथ को ध्यान रखना 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें सिर्फ एक ही महिला तीर्थंकर है। तो मैंने बताया अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 24 में से 19वें नंबर की है ये मल्लिनाथ। कलश इनका जो है क्या है? चिन्ह है, प्रतीक है। पार्श्वनाथ इनका जो प्रतीक है वो सर्प है, और महावीर जो है 24 में जो लास्ट के हैं, तो
तो उनका प्रतीक शेर है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF डैश के अनुपाती होता है। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन या चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर या परिपथ के प्रतिरोध। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर। व्याख्या देखते हैं, जब किसी कुंडली या तार के पास या उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या तार में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, सफेद, नीला या फिर काला? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काला जो है वायुमंडल की अगर अनुपस्थित है, वायुमंडल नहीं है तो इसका रंग कैसा होता है? काला। वैसे जनरली कैसा होता है तो हम सभी को पता है, जनरली इसका रंग जो है पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। और जब ऊपर से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पानी के अधिकता के कारण पृथ्वी भी आपकी नीली ही फ्रेंड्स दिखाई देती है। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है और इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भी जो सूर्य का लाल रंग है वो प्रकीर्णन के कारण ही फ्रेंड्स जो है लाल प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें भी फ्रेंड्स जो काला होता है तो वही आसमान का रंग उन्हें जो है दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान पद संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, हेमिस महोत्सव या फिर सागा दाबा महोत्सव? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस महोत्सव, जो कि कहां मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। वही हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का बहुत प्रसिद्ध फ्रेंड्स जो है उत्सव है ये। और गणगौर जो है ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात वगैरह में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पंखुड़ी है ना, पंखुड़ी या फिर स्त्री क्रेसर या फिर अंडाशय या फिर बीजांड या फिर बीजांडु? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। आइए व्याख्या देखते हैं। हट जा भाई, क्या हो गया? कौन बैठा है? ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। फूल, पुष्प के मुख्य भाग मतलब जो फूल होता है उसके मुख्य भाग क्या होते हैं? वाहदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर जिसे नर भाग कहते हैं और स्त्री केसर जिसे मादा भाग कहते हैं, जो क्रमशः कली की रक्षा। देखो यहां पर थोड़ा सा समझ लो, जो आपका पहला भाग है बाह्यदल, तो इससे क्या होता है? कली की रक्षा होती है। पंखुड़ियां ये क्या करती हैं? परागकणों को आकर्षित करने का काम करती हैं, क्योंकि पंखुड़ियां ही तो फूल की लाल रंग बिरंगी होती है, ज्यादा कलरफुल होती हैं, तो उससे जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जाके वहां पे बैठते हैं। तो बैठने के कारण ही तो परागकण होता है। फिर पुंकेसर नर भाग, इसका क्या काम होता है? पराग उत्पादन। और स्त्री केसर का काम क्या होता है? बीजांड उत्पादन में मदद करना। ठीक है। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 18, 13, 9 या फिर 11? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण मैं बता ही चुका हूं किसे कहते हैं। थोड़े से और इंपॉर्टेंट अधिनियम है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी कवर कर लेते हैं। वन अधिनियम 1927 में आया था। फिर क्या है? फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। याद रखना बहुत आसान है, आप 1927 लिखेंगे ऐसे, और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इन्हें आपको पलटना है बस। 1972 में आया था। फिर वायु प्रदूषण
निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। फिर ईपीए एक्ट जो है 1986 में लाया गया। ईपीए एक्ट का मतलब है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। जैव विविधता अधिनियम फ्रेंड्स जो है 2002 में लाया गया और वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया। तो ये कुछ इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आप इन्हें ध्यान रख सकते हो और कहीं पे अगर आपके नोट ना हो तो नोट कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है। 29 नंबर है अपरिवर्ती धारावाही प्रणालिका को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? प्रकाश के स्रोत, एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, एक नियत चुंबकीय क्षेत्र स्रोत के रूप में। क्वेश्चन 30, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या फिर फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चन आप जो अगर आपसे हल करने के लिए कहे जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहां पे घबराने की आवश्यकता नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं और सही आंसर भी फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। कैसे भाई? गोवा की तो जनसंख्या वैसे भी फ्रेंड्स बहुत कम है ना। अब उत्तराखंड ये पहाड़ी इलाका हो गया। अब बौद्ध धर्म पहाड़ी इलाकों में नहीं ज्यादा होता है, वैसे भी इसकी जनसंख्या कम है। आंध्र प्रदेश, बल्कि वो संख्या ही पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ? तो महाराष्ट्र ही फ्रेंड्स, इसकी जनसंख्या इन सभी में सबसे ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है, महाराष्ट्र ही यहाँ पे आंसर होगा। जनगणना 2011 में जनसंख्या के अनुसार बौद्ध धर्म की जनसंख्या 0.84 करोड़ यानी लगभग में 1.25 करोड़ के आसपास थी, जो कि प्रतिशत की बात करें तो 0.7% थी तथा सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, वही सबसे कम फ्रेंड्स सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ध्रुव और एफ के बीच की दूरी की दोगुनी होती है, या सी और एफ के बीच की दूरी के बराबर होती है, या फोकस दूरी के बराबर होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण में अंदर की ओर परावर्तक सतह होती है, मतलब जो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होने के साथ साथ आभासी भी होते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में, तेलंगाना में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? तो इसका राइट जवाब होगा फ्रेंड्स केरल में ऐसा किया गया। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हानुका, हॉर्नबिल, एंथुरम या फिर नवरोज? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, हनुका को ही यहूदियों का रोशनी का पर्व कहा जाता है। वही हॉर्नबिल आपका जो पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड है, हालांकि मणिपुर में भी हॉर्नबिल जो है मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली नागालैंड का ही ये त्योहार है। वही जो नवरोज त्योहार, ये बहुत ही फ्रेंड्स पुराना त्योहार है और ईरानी त्योहार है। ईरान से ये आया है, जो आपका बलबन था, तो उसने भारत में सबसे पहले नवरोज फेस्टिवल को मनाना शुरू किया था। आइए व्याख्या देखते हैं। यहूदियों में रोशनी का पर्व के नाम से जाने जाने वाला त्योहार हनुक्का है, जो यरूशलेम मतलब जो इजराइल की कैपिटल है में दूसरे मंदिर के पुनः समर्पण की याद में मनाया जाता है। पारसी नव वर्ष जिसे नवरोज कहते हैं, मतलब नवरोज का अर्थ क्या होता है? नवरोज का अर्थ होता है जो पारसी कैलेंडर होता है उसके अनुसार ये नया साल होता है के रूप में जाना जाता है। ये ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बलबन पहला व्यक्ति था जिसने भारत में नवरोज महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी।
इनमें से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? आणविक द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म, या फिर फ्रेंड क्वथनांक, या फिर गलनांक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक गुणधर्म। आइए व्याख्या देखते हैं। रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना या आणविक संरचना को बदलकर ही बदले जा सकते हैं, जैसे ज्वलनशीलता, विषाक्तता, अम्लता और प्रतिक्रियाशीलता। क्वथनांक क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में ध्यान रख लेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बॉइलिंग। और बॉइलिंग मीन्स क्या होता है? उबालना, खौलना। ये क्वथनांक जो उस तापमान को कहते हैं जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, यानी द्रव का वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हास्यमान सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, या वर्धमान सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, या फिर अधिकतम उपयोग बोलते हैं, या फिर अतृप्ति बोलते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, इसे हास्यमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज तो हमने अभी समझाई थी, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि मान लो भाई ये 4-5 सेब मैंने बनाए थे इस तरीके से, और बताया था कि अगर व्यक्ति कोई भूखा है तो पहले वाले यूनिट से, मतलब पहली वाली चीज से उसे सबसे ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस वाली से कम हो जाएगा, इस वाली से और कम हो जाएगा, इस वाली से और कम हो जाएगा। और मान लो फ्रेंड्स यहाँ आते आते उसका पेट अगर भर गया, उसकी इच्छा बिल्कुल मर गई, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसे कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाली है, बल्कि उसको हानि ही हो सकती है, स्वास्थ्य उसका खराब हो सकता है। तो इसी को कहा गया हास्यमान सीमांत उपयोगिता। ओके, चलिए थोड़ी सी व्याख्या और देख लेते हैं। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि किसी वस्तु या सेवा के अधिक इस्तेमाल से उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। यही तो हमने बताई है अभी, इसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक, या फिर बसा ऊतक, या फिर उपकला ऊतक, या फिर पेशी ऊतक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बसा ऊतक। आइए व्याख्या देखते हैं। ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। भाई कोशिका, और कह रहा कि अगर एक जैसी कोशिकाएं हुई और एक से अधिक कोशिकाएं हुई एक जैसी हैं तो उसको ऊतक कहेंगे, जो मिलकर एक विशिष्ट काम करते हैं, जो सभी मिलके एक अलग ही काम करते हैं, जैसे मांसपेशियों का संकुचन या अंगों को सहारा देते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो उपकला ऊतक कहते हैं, या ऊतक शरीर की सतहों को ढकता है, ठीक है ना, और आंतरिक अंगों की परत बनाता है, मतलब ये शरीर के अंदर ही होता है, बहुत ज्यादा डीप में। यह कोशिकाओं की परतों से बना होता है और इसका मुख्य काम शरीर की सुरक्षा, अवशोषण, स्राव और उत्सर्जन करना होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है? इसमें कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे। यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और सहारा देता है, जैसे रक्त। भाई रक्त को भी ध्यान रखोगे, रक्त जो है वो संयोजी ऊतक ही है, क्योंकि हमारे हर एक बॉडी जो पार्ट्स होता है उसमें फ्रेंड्स आप बात को छोड़ दीजिए तो ब्लड जो है वो चलता रहता है, वो चलायमान होता है और जो है जोड़ता है, हर किसी चीज को वो आपस में जोड़ता है। तो ये क्या है? संयोजी ऊतक है, जिससे हड्डी, उपास्थि और वसा आदि शामिल है। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? या ऊतक शरीर में गति पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। यह 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं? या ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बने होते हैं, या शरीर में संदेशों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जब भी कोई संदेश जाएगा सबसे पहले कहाँ जाता है? माइंड में जाता है, और माइंड में यही होता है। तो बाकी काम जो है करता है, किसी को कंट्रोल करना है ना, इमोशन करना, तो वो क्या है? ये तंत्रिका ऊतक ही आपका होता है, या तंत्रिका कोशिका जिसे हम बोलते हैं।
इनमें से कौन सा सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं? ज्योतिबाराव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, या नारायण गुरु, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। उसी समय जिस समय दक्षिण भारत में जो अपने महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय ये भी जो है इनकी सहायता कर रहे थे। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबाराव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जातिवाद, बहुत जातिवाद भारत में पहले था, और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज के। फिर इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी और ये एक महान समाज सुधारक थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के लिए काम किया। इन्होंने असल में महाराष्ट्र, जैसे पुणे है, मुंबई है, वहां पे महिलाओं के लिए जो है स्कूल की स्थापना भी की है। कई स्कूल इन्होंने बनवाए थे। 40वां, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय संख्यांकविद है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, या BR गाडगिल थे, या प्रोफेसर BR के राव थे, या जगदीश नटवर लाल भगवती थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या होगा भाई? यम, महालनोबिस। क्या होगा? महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी। आइए थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर आपके पास नहीं ये चीजें लिखी है सो फ्रेंड्स लिख लेना, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है तो वहां से क्वेश्चन एक आ रहा है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू की गई। इससे पहले 1950 में जो आपका योजना आयोग फ्रेंड्स था उसकी स्थापना की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखोगे, योजना आयोग भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है क्या प्रमुख फोकस किया गया? इसमें फोकस किया गया कि भाई कृषि और बुनियादी उद्योगों का विकास करना, क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और 1947 में हम आजाद हुए थे। सबसे पहले की चुनौती भारत के सामने यही थी कि भारत की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको कम से कम 2 वक्त की फुल पेट जो है रोटी मिल जाए तो वही बड़ी बात थी। और खाना हमें किससे मिलेगा? कृषि से। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में तो हमने इसी पे फोकस किया। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर यह आधारित थी। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले पे अगर पूछा गया तो। सेकेंड 1956 से 61 तक ये भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर आधारित थी। कल शायद परसों जब मैं वीडियो बना रहा था तो आया था कि इस समय जो है यहाँ पे कितने वो किए गए थे उद्योग, वो किए गए थे शायद 5 थे। महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। फिर थर्ड है 1961 से 1966 कृषि उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। फिर योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। फिर सबसे अरे फोर्थ नहीं भाई, फोर्थ क्यों, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं कुल मिला के। 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी लास्ट 2012 से 2017 तक, और यह समावेशी विकास पर आधारित थी। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज फ्रेंड्स जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो उन्हें जो है हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सहभागी दृष्टिकोण का, आर्थिक समानता का, राजनीतिक समानता का, या एकल पुरुष प्रभुत्व का? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहभागी दृष्टिकोण का। अब सहभागी जानते हो ना किसे बोलते हैं? जब हम कोई चीज मिलके, सह का मतलब क्या होता है? आपस में मिलजुल के, भाग का मतलब होता है भाग करना, प्रतिभाग करना, उसमें हिस्सा लेना। जब हम कोई काम मिलजुल के करते हैं तो उसी को तो बोलते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब भी यही होता है, जब मिलजुल के हम जो है वन की रक्षा करते हैं, उसमें कुछ न कोई चीज उत्पाद करते हैं तो उसी को बोल देते हैं। क्वेश्चन 42, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7.6, 8.6, 5.6 या 6.6? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.6। वैसे तो अम्लीय जो है वो मतलब 7 से कम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अम्लीय वर्षा अगर पानी पूछे तो 5.6 होना चाहिए, तभी इसे बोलेंगे, इससे कम। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? तो क्या है ये? जी है जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, या फिर फ्रेंड्स
ऑर्गन, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मेनियम जो है वो तीसरी आवर्त सारणी में नहीं है, आई थिंक चौथे या पांचवी में है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में क्या क्या चीजें हैं, सोडियम है, क्या है सॉरी सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और ऑर्गन है। वहीं आवर्त सारणी में जीई का मतलब जर्मेनियम है, जर्मेनियम प्रतीक है जिसका परमाणु क्रमांक 32 है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड जो है भंडार के हिसाब से झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। कुछ व्याख्या देखते हैं इंपॉर्टेंट है जो कि इधर से देखते हैं। देखिए झारखंड में झरिया कुछ मतलब राज्य हैं और उस राज्य में कोयले की कुछ फेमस खदानें पूछी जाती हैं, तो झरिया जो है ये झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में, धनबाद भी झारखंड में, गिरिडीह, करनापुरा, आप ये मत ध्यान रखो, लेकिन ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोयले की खान पूछी जाती है तो ये कॉमन खाने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे आप। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है, यहाँ पे सिंगरौली है, क्या है सिंगरौली है, सिंगरौली को ध्यान रखो, उमरिया को ध्यान रखिए, सतपुड़ा को ध्यान रख सकते हो, इसे छोड़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उड़ीसा में तालचेर, क्या कहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर दो ध्यान रख लीजिए। आंध्र प्रदेश की सिंगरैनी एक ध्यान रखो, कोयला क्षेत्र है। कोयला भंडार की स्थिति क्या है, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। वहीं तमिलनाडु में सबसे बड़ा लिग्नाइट का भंडार है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपको खनिज पदार्थों पे जो है जो नई रिपोर्ट आई थी 2024 के लास्ट में, उस पर सेपरेटली वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने बनाई हुई है, बहुत ज्यादा 10 मिनट की है, उसमें सारे मैंने जो है मिनरल्स कवर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है, तमांग, खमती, कोकबोरोक या फिर कोंकणी, तो राइट जवाब क्या होगा भाई, अनुमान लगा सकते हो आप, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है राइट जवाब होगा। जो कोंकणी है आपने बहुत बार मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने जो है उन्हें बोलते हुए देखा होगा। कोंकणी जो है वो गोवा की राजभाषा है, कोंकणी है ना। कोकबोरोक बहुत जो है ये न्यूज में रही है इस बार, जो आपका कोकबोरोक त्रिपुरा है, क्या है, पूर्वोत्तर का जो त्रिपुरा, तो वहां की ये भाषा है कोकबोरोक। तमांग जो है जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट भी है और हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी ये भाषा भी बोलते हो तमांग में बौद्ध मठ भी है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन डी कनाडा। आइए समझते हैं कि अर्धसंघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों के गुण मौजूद हैं। अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि हमने अनुसूचियां पढ़ी हैं जो विषय वाली है। जो केंद्र की अनुसूची है तो उसमें ज्यादा, लगभग में 100 के आसपास विषय हैं। वहीं जो राज्य हैं, राज्य की सूची में पहले 52 थे, फिर कम कर दिए गए, तो वर्तमान में कितने, 47 है। कितने, 47 है। तो बताओ भाई मजबूत कौन होगा, और 100 उसमें है, केंद्र में है ना, तो वही चीज है, उसी को क्या कहते हैं, अर्धसंघीय कहते हैं। बल्ब का तापन एलिमेंट किससे बना होता है, टंगस्टन, पारा, तांबे या फिर सिलिकॉन, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन। बेकिंग पाउडर इनमें से किसका मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा, मृदु खाद्य अम्ल या फिर फ्रेंड्स होगा बेकिंग सोडा दुर्बल क्षार या बेकिंग सोडा प्रबल अम्ल या बेकिंग सोडा प्रबल क्षार, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य क्षार। वही चीज है, उसको एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा हूं।
तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमालय पर्वतमाला से, नीलगिरी पहाड़ियों से, अरावली पर्वतमाला से, या फिर सतपुड़ा रेंज से? तो भाई तापी नदी खूब पता हमें, दक्षिण भारत मध्य भारत की नदी है ना, नर्मदा है, तापी है, पश्चिम की ओर बहती हैं, मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं। तो हिमालय भाई बिल्कुल उत्तर में है, मध्य प्रदेश से तो बहुत दूर है। नीलगिरी बिल्कुल दक्षिण में है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां पे है। अरावली राजस्थान में है ना। आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा से नर्मदा है आपकी, तापी है, तो महानदी है आपकी। तो इसी रंग से जो पर्वत है सतपुड़ा, वहीं से ये निकलती हैं सभी के सभी। तापी नदी के बारे में देख लेते हैं। तापी नदी नर्मदा नदी के अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो एक दरार घाटी से होकर बहती है। दरार को ही हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी भ्रंश बोल देते हैं, भ्रंश घाटी। तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सतपुड़ा पर्वत के बैतूल जिले के मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है, मतलब वहीं से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। जिन राज्यों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से तो निकलती है, प्लस गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और महाराष्ट्र का। इसकी नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी? पूर्णा है, गिरना है, पंजरा है, बागुर है, बोरी है और अनेर है। 51 एक सेकंड में उपयुक्त या उपभोक्त होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य, विभव ऊर्जा, शक्ति बोलेंगे या फिर धारा बोलेंगे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे शक्ति बोलते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या स्थिति के कारण होता है, जिससे वह कार्य करने या ऊष्मा प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। शक्ति का मतलब कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के रूपांतरण की दर है। पर्णहरिम या क्लोरोफिल नामक वर्ण कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम या फिर लाइबोसोम? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, हरित लवक। व्याख्या देखते हैं। राइबोसोम एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक सूक्ष्म कण है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ऊपर भी हमने पढ़ा था, इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक कहते हैं, एक ऐसा हरा रंग द्रव्य है जो पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, ये माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है। जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, बारिश हुई यहाँ पे और थोड़ी सी नमी आई, तो सबसे पहले जो भी जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए तो उनमें से साइनोबैक्टीरिया के तहत ही एक ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, तो उन्हीं का जो है यहाँ पे सबसे पहले जन्म हुआ। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में या मुंबई में, असम में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो राइट जवाब हो जाएगा, जो सबसे पुरानी है वो असम में एक डिगबोई पड़ता है। क्या पड़ता है? डिगबोई। आप सर्च कर लेना या देख लेना इसे। तो यहाँ पे माना जाता है कि भारत में सबसे पहले तेल रिफाइनरी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो असम के डिगबोई में ही इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है ना। हालांकि अब वर्तमान मुंबई में भी आपको मिलेंगी, पश्चिम बंगाल में भी मिलेंगी, असम में भी मिलेंगे। वहीं असम में जो एक दार्जिलिंग आपने जो है वो सुना होगा, तो यहाँ की चाय जो है काफी ज्यादा फेमस है ना। तो इसको भी ध्यान रखना। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में पहली तेल रिफाइनरी जो कि एशिया की भी सबसे पुरानी रिफाइनरी है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एशिया की भी सबसे पुरानी रिफाइनरी है, असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी, जिसे 1901 में चालू किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये जो है 2022 आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 55 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।